Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi from NCMS Jhabwa. So my dear students, after 10th class, सब्जेक्ट चूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है. आई अंडरस्टैंड क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, सभी स्टूडेंट के साथ होती है. आफ्टर 10th हमको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ. ओके, तो जिस तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही इस सब्जेक्ट का बेस क्लियर करना भी आप लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि जब भी आप आगे किसी भी लाइन में जाओगे तो वहाँ पर आप इस कॉमर्स फील्ड को ही कंटिन्यू करोगे, तो इस कॉमर्स का जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए. सो फाइनली आप लोगों ने कॉमर्स चूज़ किया है, जिसमें अकाउंट आपका मेन सब्जेक्ट है. तो ये अकाउंट क्या चीज़ होती है? आपके माइंड में ये थॉट आते होंगे कि अकाउंट होता क्या है, या अकाउंट बिल्कुल ही आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है. तो यस, अकाउंट आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, बट इतना भी न्यू नहीं है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. वो कैसे? तो आप आपकी डेली लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो और करते भी हो. कैसे यूज़ किया है? तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जो कि आपको पता चलेगा कि ये एग्जांपल आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है या नहीं. ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डेली लाइफ में, आपके डेली रूटीन में आप किस तरीके से अकाउंट यूज़ करते हो या अकाउंट आपने पहले यूज़ किया होगा. ओके, तो एक स्टूडेंट है, या समझ लीजिए एक बॉय. ओके, वो अपने फ्रेंड्स के साथ फन फेयर में जाना चाहता है, जिसके लिए उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए. तो वो उसके पेरेंट्स के पास परमिशन लेने के लिए जाता है. ओके, और उनसे कुछ अमाउंट की डिमांड भी करता है. तो उसके पेरेंट्स उसे 500 रुपीज़ देते हैं. ठीक है, तो वो 500 रुपीज़ लेकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ फन फेयर में जाता है, वहाँ खूब इन्जॉय करता है. ठीक है, अब उसके बाद जब वो घर आता है तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि आपने ये जो 500 रुपीज़ है, कहाँ कहाँ पर आपने इसको यूज़ किया है, मुझे इसका हिसाब चाहिए. तो वो बॉय बोलता है कि ठीक है, मैं आपको हिसाब देता हूँ, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने वो 500 का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया है, तो मैं आपको थोड़ी देर में हिसाब देता हूँ. ओके, अब वो अपने रूम में जाता है. वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो अपना वॉलेट निकालता है और उसमें अमाउंट चेक करता है कि कितना अमाउंट उसके पास है, कितने रुपीज़ उसके पास बचे बैलेंस में. तो उसका वॉलेट जैसे ही वो ओपन करता है, उसके वॉलेट में सिर्फ 30 रुपीज़ बचते हैं. तो उसके पेरेंट्स ने उसको 500 रुपीज़ दिए थे, लेकिन अभी उसके वॉलेट में सिर्फ 30 रुपीज़ रिमेनिंग थे. ओके, तो अब वो बॉय क्या करता है, वो सोचता है और वो ध्यान लगाता है कि कहाँ कहाँ पर, जब वो फन फेयर में गया तो कहाँ कहाँ पर किस किस हेड के लिए, किस किस चीज़ के लिए उसने कितना कितना अमाउंट पे किया. तो वो एक पेन लेता है और एक पेपर लेता है. ओके, अब उस पर वो सारी चीज़ें ध्यान करता है, सोचता है कि मैंने किस किस चीज़ पर कितना स्पेंड किया. फिर वो हेड वाइज सारी चीज़ें लिख देता है और उसके सामने उसका अमाउंट लिख देता है. ठीक है, हेड वाइज मीन्स जैसे उसने पेस्ट्री खाई तो पेस्ट्री का अमाउंट उसने लिख दिया. ओके, उसने कोई राइड वगैरह की तो उस राइड का अमाउंट उसने लिख दिया. उसने पिज़्ज़ा लिया, कोल्ड ड्रिंक ली तो उसका अमाउंट उसने लिख दिया. कहीं पर एंट्रेंस फीस अगर उसको देनी पड़ी, ठीक है, एंट्री फीस वगैरह उसने कहीं दी फन फेयर में कुछ किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ उसने वो अमाउंट शो कर दिया. तो इस तरीके से उसने एक पेपर के ऊपर सारे हेड लिख दिए और उसके सामने उसके अमाउंट मेंशन कर दिए और लास्ट में उसने उसका टोटल लगा दिया. अब ये जो पेपर था, ये पेपर जाकर उसने उसके पेरेंट्स को दिया और पेरेंट्स ने वो पेपर रीड किया और साथ ही साथ उस बॉय ने जो 30 रुपीज़ रिमेनिंग थे उसके पास, वो 30 रुपीज़ भी उस पेपर के साथ अपने पेरेंट्स को दे दिया. ओके, उसके पेरेंट्स बहुत इम्प्रेस हो गए. उसके पेरेंट्स ने देखा वो पेपर कि सच में बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से उस बॉय ने अपना पूरा स्टेटमेंट बना के दिया कि उसने किस हेड पर कितना अमाउंट पे किया और लास्ट में बैलेंस कितना बचा. ओके, तो ये एग्जांपल था. ये एक तरीके से ये चीज़ आपने भी आपकी डेली लाइफ में की होगी, की है या नहीं? बिल्कुल की होगी. बस ये हो सकता है कि लास्ट वाली जो कंडीशन थी, जो 30 रुपीज़ उस बॉय ने रिटर्न किए, वो आपने नहीं किए होंगे. किए थे? अच्छा, अच्छी बात है अगर आपने वो अमाउंट रिटर्न किया है. तो सेम यही चीज़ अकाउंट्स, ये जो प्रोसेस अभी हुई है, एक बॉय ने जो पूरा स्टेटमेंट बना के दिया कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना अमाउंट था
फिर किस हेड के लिए उसने कितना कितना अमाउंट पे किया, कहाँ कहाँ पर उसके कितने एक्सपेंसेस हुए, उन सबको उसने एक पेपर में रिकॉर्ड करके शो करा अपने पेरेंट्स के सामने। यही क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग है, ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इसमें हम यही चीज़ डीप में जाकर पढ़ते हैं। डीप में जाकर हमको ये सारी चीज़ें करनी रहती है। तो डीप में जाकर हम अकाउंट को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अकाउंट है ये किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। ओके, तो जैसे कि सब लोग हैं, सब लोगों को अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो मनी के लिए उन्हें कुछ अर्न करना रहता है, अर्न के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी रहती है। तो कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ का अपना कुछ प्रोफेशन होता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में लोग वो पर्सन गुड्स परचेस करके लेकर आएगा और सेल कर देता है। तो ये जो परचेस करके फिर सेल करना, परचेस करके सेल करना, यही प्रोसेस क्या हो जाती है? बिजनेस हो जाती है। और ये परचेस और सेल्स के बाद उस पर्सन को, जिस पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उस पर्सन को कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता है, जो कि उसका क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस कंप्लीट करनी रहती है, और ये चीज़ क्या है? अकाउंटिंग। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। ओके, तो हमारा चैप्टर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ओके, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है? तो स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो अकाउंट्स है ये एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स होती है। तो वो स्टेप्स क्या होती है, हम वन बाय वन पहले वो स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, उन स्टेप्स का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि उस स्टेप्स के बारे में आपको पता होगा तभी आप जाकर उसका पूरा मीनिंग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो लेट्स सी कि वो स्टेप्स क्या होती हैं। तो जो अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस में कंप्लीट होती है, उसकी ये स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी? आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट स्टेप है आपकी आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, और आपको अकाउंटिंग करनी रहेगी। अकाउंटिंग क्यों करनी है? ताकि हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सके। तो ये जो आइडेंटिफाइंग वर्ड है, ये आइडेंटिफाइंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ परचेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ सेल्स से रिलेटेड होते हैं, कोई सैलरी पे करना, रेंट पे करना बिजनेस में। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कैसे, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। मीन्स बिजनेस में मैंने गुड्स को परचेस किया, फिर उसमें मेरा प्रॉफिट ऐड करके मैंने उसको सेल कर दिया। बिजनेस में मैंने रेंट पे किया मेरे गोडाउन का, या जहाँ पर मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया वहाँ का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। तो ये सारे ट्रांजैक्शन किस चीज़ के हो गए? आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए, बिजनेस के सेंस में किए। अब इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ कि ऑनर है, ऑनर ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो अगर वो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, ठीक है, बिल, अगर आप बिजनेस में रहकर जहाँ पर उसका सेटअप है, जहाँ पर उसका ऑफिस है, अगर वहाँ का वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है तो वो उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। लेकिन अगर उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो पे करता है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? वो उस पर्सन का, उस ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस और जो पर्सन है, जो ऑनर है बिजनेस का, वो दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो बिजनेस के पर्पज से किए गए हैं या बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे। तो सारे ट्रांजैक्शन जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये आइडेंटिफाइंग वाली जो स्टेप है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेप पे हम आते हैं। सेकंड स्टेप आपकी क्या है? मेजरिंग। मेजरिंग मतलब क्या हो गया कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपको मनी की टर्म में मेजर करना होता है। मनी की टर्म में क्यों मेजर करना होता है? बिजनेस क्यों किया जाता है? मनी अर्न करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
तो यहाँ पर जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे तब आपको उसको मनी में शो करना रहेगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग में हमने कितना गुड्स परचेज किया है, कितना गुड्स सेल किया है, इसको हमको मॉनेटरी फॉर्म में शो करना रहता है। मॉनेटरी फॉर्म में हमें इसको रिकॉर्ड करना रहता है। ओके तो जैसे मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया, 20,000 का गुड्स मैंने सेल किया, मैंने 500 रुपीज़ रेंट पे किया, या कोई भी एक्सपेंसेस मैंने किया, तो इनको जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे हम उसको? मॉनेटरी फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट आप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। सेकंड, उन ट्रांजैक्शंस को आप मॉनेटरी फॉर्म में शो करोगे, मॉनेटरी फॉर्म में उसको मेजर करोगे, ठीक है, मनी के टर्म में मेजर करोगे। फिर थर्ड स्टेप आपकी आ जाती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? तो ह्यूमन का नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम ज़्यादा टाइम तक किसी भी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते, याद करके नहीं रख सकते। और बिज़नेस में क्या होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ईयर के एंड तक में कितने सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, आप कितना ट्रांजैक्शन याद रखोगे? तो हम कोई ट्रांजैक्शन मिस ना कर दे या कोई ट्रांजैक्शन हमारे रिकॉर्ड करने से छूट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। और जिन बुक्स में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो सबसे पहली जो बुक होती है वो होती है आपकी जर्नल। तो आपके बिज़नेस में जब भी आपकी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पर जो फर्स्ट बुक होगी जहाँ पर आप बिज़नेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसे कहा जाएगा जर्नल। और ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाएगा जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस है जिनको हमने मनी के टर्म में मेजर कर दिया है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्डिंग की स्टेप में। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप हमारी आती है वो क्या आती है? क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का मीनिंग क्या हो गया? तो जब हमने जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होंगे तो वहाँ पर हमने उस बिज़नेस के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होंगे। मीन्स परचेस के ट्रांजैक्शन होंगे, सेल्स के होंगे, परचेस रिटर्न के होंगे, सेल्स रिटर्न के होंगे, आपने आपके स्टाफ को सैलरी पे की है, वो सैलरी के ट्रांजैक्शन होंगे, आपने रेंट पे किया, रेंट के ट्रांजैक्शन होंगे। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं कि जो जर्नल की बुक में ये सारे ट्रांजैक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, हम इनका एक ग्रुप बनाते हैं। मीन्स जो सारे ट्रांजैक्शन हैं उनमें से सबसे पहले परचेस ले लिया, परचेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सारे ट्रांजैक्शन का ग्रुप बनाकर हम एक बॉक्स में उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे जितने भी सेल के ट्रांजैक्शन है तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो सेल से रिलेटेड है उनका ग्रुप बना के हम एक अलग बॉक्स में रख देते हैं। तो ये जो बॉक्स रखे गए ये आपके लिए क्या हो जाते हैं? अकाउंट। ये आपके लिए क्या हो जाते हैं? अकाउंट। और ये जो जर्नल की जो बुक है उस बुक से जब आप ये ट्रांजैक्शन ग्रुप बनाते हो, जब आप इन बॉक्स में ट्रांसफ़र करते हो, इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। और ये जो अकाउंट है ये किस हेड के अंदर बनते हैं? लेज़र, ठीक है। तो ये जो अकाउंट आपने बनाया है इनको बोला जाता है लेज़र। और जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र करने की, ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करने की या एंट्री को जब आप जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोस्टिंग, ठीक है। तो जर्नल में जब आप एंट्री करोगे उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और लेज़र में जब आप एंट्री करोगे, पोस्ट करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? पोस्टिंग, ओके। फिर क्लासीफाइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी है समराइजिंग। समरी आप लोगों को पता है क्या होता है? समरी किसी भी चीज़ को बिल्कुल शॉर्ट में बताना, उसको बोलते हैं समरी। तो अब जो भी डिफरेंट हेड के आपने बॉक्स बना लिए हैं, डिफरेंट हेड के आपने अकाउंट रखे हैं, उनमें आपने परचेस का बॉक्स अलग है आपका, मीन्स परचेस का ग्रुप अलग है आपका, सेल्स का ग्रुप अलग है, ठीक है। अब परचेस और सेल्स के ग्रुप में हम सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी परचेस और सेल्स को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ए से मैंने कितना गुड्स परचेस किया, बी से मैंने कितना गुड्स परचेस किया, तो उसके लिए जो क्लासीफाइंग है इस स्टेप में जाकर मैं इजीली चेक कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सारी परचेस के ट्रांजैक्शन एक बॉक्स में जाकर मैंने फिट कर दिए, ठीक है। अब मुझे परचेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस बॉक्स में ही मिल जाएगी, मुझे बार बार बुक के पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही समराइजिंग में क्या होगा, मुझे ये नहीं जानना है कि मैंने ए से कितना गुड्स परचेस किया है या बी से कितना गुड्स परचेस किया है, मुझे ये जानना है कि ईयर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक में मैंने टोटल कितना गुड्स परचेस किया है, या मैंने टोटल कितना गुड्स अलग अलग पर्सनस को सेल किया है, वो चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। तो मुझे जानना है कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेस कितनी है। तो क्या होगा
कि जहाँ पर आपने ये अलग अलग बॉक्स बनाए हैं, आप क्या कर दोगे, वहाँ पर उसका टोटल लगा दोगे और टोटल लगाने के बाद उसका बैलेंस निकालोगे। तो उस टोटल को, उस बैलेंस को क्या करेंगे, समराइजिंग। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, समराइजिंग। मीन्स मुझे पता चल जाएगा टोटल लगाने से, उस बॉक्स का टोटल लगाने से मुझे ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर बॉक्स से या उस पर्टिकुलर हेड से टोटल कितना अमाउंट शो हो रहा है। तो मुझे टोटल सेल्स देखनी है, तो सेल्स वाला जो हेड है, सेल्स वाला जो बॉक्स है, उस बॉक्स के टोटल से मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मैंने इतना सेल किया है। वैसे ही परचेस का भी और अदर जो भी मैंने अकाउंट ओपन किए हैं, जो ग्रुप मैंने बनाया है, वो ग्रुप से मुझे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो समराइजिंग मीन्स जो सारे ट्रांजेक्शन आपने किए हैं उसका एक बैलेंस निकालना जो कि उस पूरे हेड को रिप्रेजेंट करे। परचेस का पूरा टोटल लगा लिया आपने, तो इससे पता चल जाता है कि परचेस का अमाउंट इतना है। मीन्स स्टार्टिंग से लेके अभी तक, ईयर के स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने टोटल इतने का परचेस किया। ठीक है, तो ये समरी हो गई आपके शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्या होता है, जब आपने समरी बना ली, टोटल लगा लिया, बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, अब बैलेंस निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल लिया तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपने कितने का गुड्स परचेस किया है, कितने का गुड्स आपने सेल किया है और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। मीन्स प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो लॉस क्यों हो गया है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है। ओके, आपकी आगे जाके फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ती है। आप किससे एनालाइज करोगे, जो आपको समरी मिली है। ये समरी के लिए हम 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, सेकंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट बैलेंस शीट। तो ये 3 स्टेटमेंट है जो कि ये समरी को शो करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या आपके असेट्स कितनी हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। लायबिलिटीज़ मीन्स लोगों से आपने अगर पैसा ले रखा है, बोरो कर रखा है, लोन ले रखा है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है। असेट्स मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है। असेट्स और लायबिलिटी के बारे में आगे और आप डीप में चैप्टर 2 में देखोगे। अभी आपके लिए बस नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है कि जो लायबिलिटीज़ है, मीन लोगों से आपने जो पैसा ले रखा है, और असेट्स मीन्स जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, ये आपकी असेट है। तो एनालाइज और इंटरप्रेटिंग में हम ये जो 3 स्टेटमेंट, समराइजिंग में जो 3 स्टेटमेंट बनते हैं उसके बेस पर हम एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी ग्रोथ किस वे में जा रही है। ओके, अब लास्ट आपका है स्टेप कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मीन्स क्या होता है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना, दूसरे लोगों को पहुंचाना। ठीक है, मीन्स ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस अपनी पास की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन अपने तक ही नहीं रखती है, बल्कि ये बिज़नेस में उसके जितने भी यूज़र्स होते हैं, तो यूज़र्स कितने होते हैं वो भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर मैं बस आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूज़र्स यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में क्या हो गया कि ये जो अकाउंट्स है इसकी इन्फॉर्मेशन किस किस को कम्युनिकेट की जाएगी, तो इंटरनल में जो मैनेजमेंट है उसको कम्युनिकेट की जाएगी, उसके एम्प्लॉयज़ है। ओके, और अगर बाहर की बात करें एक्सटर्नल यूज़र्स में, तो जो इन्वेस्टर्स है, जो आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो बैंकर्स हैं, बैंक वगैरह है, क्योंकि बैंक आपको क्या देती है, लोन की फैसिलिटी देती है। तो जब उनको पता होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तभी तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो एक बिज़नेस क्या करता है कि अपनी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती है, अपने जो भी अकाउंट्स है, वो पब्लिकली दूसरों में भी शो करती है, ताकि उनको पता चले कि मार्केट में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी कितनी गुडविल है, कितनी उनकी रिस्पेक्ट है, उनका प्रॉफिट कितना है, उनका बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो ये स्टेप्स थी। ये स्टेप्स जब पूरी कंप्लीट होती है, इस पूरी स्टेप को बोला जाता है अकाउंटिंग। ओके, तो ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। ओके, अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये स्टेप समझने के बाद आपको इसका मीनिंग समझना बहुत इजी हो जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। ओके, मीनिंग, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। मीन्स जो आपके अकाउंट्स जो रेडी हो गए, ठीक है, जो आपके जो समरी जो आपकी थी वो आपके स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, और ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप रिसीव करते हो। ओके, फिर
इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है। मीन्स आप जनवरी से स्टार्ट करोगे तो दिसंबर पे एंड हो जाएगा। एक और अकाउंटिंग पीरियड चलता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फिनिश होता है। ठीक है, तो ये जो 12 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो अकाउंट्स एक तरीके से ये जानने में आपकी हेल्प करते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। फिर वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट, असेट्स के भी बहुत सारे नेचर होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आप आगे पढ़ोगे। तो असेट आपके पास जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसका नेचर क्या है, मीन्स कौन कौन से टाइप के आपके पास असेट्स है। कैश के फॉर्म में हो सकती है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। ओके, तो ये सारी आपकी असेट्स है। लायबिलिटीज़ कितनी है, मतलब आज की तारीख में कितना पैसा लोगों से आपने ले रखा है, आपको उनको देना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल, कैपिटल कितनी है। कैपिटल क्या होता है कि जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम उसने कितना अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या क्या चीज़ें उसने इन्वेस्ट किया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अमाउंट आपका क्या हो जाता है? कैपिटल कहलाता है, जो कि लास्ट में ईयर के एंड में प्रॉफिट ऐड करते रहने से ये कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो कैपिटल के बारे में भी आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग के थ्रू ही आपको मिलती है। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो अकाउंटिंग है उसे बिजनेस की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का मीडियम भी कहा जाता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसीलिए अकाउंट को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अभी जो आपने स्टेप्स देखी है, अगर आपसे कहा जाता है कि अकाउंटिंग की स्टेप्स क्या है, तो वो स्टेप अभी मैंने आपको बताई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या है, तो वो जो स्टेप है वही आपकी प्रोसेस भी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की, तो जो स्टेप्स आपने की है वो ही एक तरीके से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। तो वो कैसे आता है? ओके, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले जो स्टेप होती है वो आइडेंटिफाई करना होता है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो अकाउंटिंग के एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंटिंग की हेल्प से हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो तो फर्स्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और सेकंड वो फाइनेंशियल नेचर के हो, मीन्स जिनको आप मनी के टर्म में शो कर सकते हो। ओके, तो अकाउंट्स एक तरीके से फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे उनको भी आइडेंटिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट, measuring the transaction. Accounting measures the transactions and events in term of money which are considered as a common unit. तो यहाँ पर जो कॉमन यूनिट यूज़ की जाती है वो क्या है? मनी। मीन्स सारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, सारे आपके जो ट्रांजेक्शन है उनको मनी के टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मनी के टर्म में शो करने के लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ओके, थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती हमारी कि हम सारे ट्रांजैक्शन माइंड में याद रख सकें, इसलिए हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच एज जर्नल और सब्सिडायरी बुक्स। तो जो ट्रांजैक्शन है वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे कहा जाता है जर्नल, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और वर्ड आया है सब्सिडायरी बुक्स। तो ये सब्सिडायरी बुक्स क्या होती है? तो जैसे स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस होते हैं वो अपने यहाँ पर एक ही बुक रखते हैं, वो बुक कौन सी होती है? जर्नल। और सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस वन बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो है आपका जर्नल। ओके, लेकिन जो ह्यूज लेवल पे जो बिजनेसमैन होते हैं, ह्यूज लेवल पे जो बिजनेस होते हैं, वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो अगर वो एक ही बुक रखेंगे तो सारे ट्रांजैक्शन से वो बुक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।
तो बार बार बुक परचेस करना पड़ेगी, बार बार बुक में चेंज करनी पड़ेगी बुक। तो इससे बेटर है कि वो क्या करते हैं, हेड वाइज बुक को डिफाइन बुक को मतलब कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, मीन्स ये बोल सकते हो आप कि अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक रखते हैं। मीन्स परचेस के लिए परचेस की अलग बुक रख दी, सेल्स के लिए सेल की अलग बुक रख दी, ओके, रिटर्न के लिए अलग बुक रख दी, कुछ गुड्स अगर आपने रिटर्न किया है तो उसकी बुक उसने अलग रख दी। तो ये जो सेपरेट बुक रखी जाती है, इसमें क्या हो जाएगा कि परचेस की बुक में सिर्फ परचेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, सेल्स की बुक में सिर्फ सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो ये जो बुक्स है सेपरेट जो बुक रखी जाती है, इसे कहा जाता है सब्सिडायरी बुक्स, बल्कि होती है जर्नल ही है। तो जर्नल और सब्सिडायरी बुक्स में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये स्मॉल लेवल पे यूज़ करते हैं और ये ह्यूज लेवल पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और सब्सिडायरी बुक्स आर क्लासिफाइड and grouped according to nature and posted in separate accounts known as ledger account. ओके, तो जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग के बाद उनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बॉक्स में एक तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, और लास्ट में उसका बैलेंस निकाला जाता है। और ये जो कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है ये कहाँ पर की जाती है, लेज़र में। ठीक है, वहाँ पर जो सेपरेट आप हेडिंग के सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे उसे कहा जाता है लेज़र अकाउंट। नेक्स्ट, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट एक तरीके से ट्रांजैक्शन की समरी के लिए भी यूजफुल होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ये अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना रहता है, तो वो इस तरीके से उसकी समरी बनाई जाती है कि ताकि यूजर्स जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छी तरीके से उसे समझ सकें। ठीक है, तो ये जो समरी बनाने के लिए भी एक तरीके से अकाउंटिंग यूज़फुल होती है। फिर ये जो समरी बनती है, मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं समरी के लिए। फर्स्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है बैलेंस से, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो ये स्टेटमेंट है जो कि शो करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या हो रही है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और ये जो प्रिपरेशन है ये बिना अकाउंटिंग के नहीं हो सकती। तो अकाउंटिंग इसके लिए यूजफुल है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। ये डाटा को एनालाइज करना मीन्स रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। तो अकाउंट्स में जो मैनेजमेंट होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी रहती है, और वो एनालाइज की जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करती है, ये जो भी आपको समरी मिली है, जो भी आपके स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को उन्हें एनालाइज करना पड़ता है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए एक जजफुल डिसीजन ले सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके जो कि उनके बिजनेस को ग्रोथ दे सके। ओके, लास्ट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। अब ये जो यूज़र्स है, ये सारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ये जो सारे डाटा अवेलेबल हो गए, उनको कम्युनिकेट करती है अपने यूज़र्स को। तो यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आपके पास स्टेटमेंट नहीं होगे, आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, कोई डिसीजन पे नहीं पहुँचोगे, तब तक आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करोगे। तो पहले आप एनालाइज करोगे, फिर आपके एनालाइज करने के बाद आप ये जो डाटा है वो उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी यूज़र्स हैं उनको आप सारे डाटा कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑन टाइम इज द फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग सो दैट दे कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, जिसके बेस पर अच्छी तरीके से बिजनेस आपका रन हो सके। उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं अकाउंटिंग के बेस पर लिए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, इज अकाउंटिंग साइंस और एन आर्ट। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अकाउंट है वो साइंस होती है, और कुछ का कहना ये कि ये जो अकाउंट है ये क्या है, आर्ट है। तो अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है या दोनों, तो ये अब हम देखते हैं। ओके, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे है, तो पहले हम आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि साइंस आर्ट कैसे है। तो आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प एस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ओके,
Accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial transactions. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. Means आर्ट क्या होती है? आर्ट में जिस तरीके से टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स के थ्रू हम हमारे गोल अचीव करते हैं। वैसे ही जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में भी टेक्निक्स होती है, जिन टेक्निक्स को यूज़ करके हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उसका कैलकुलेशन भी अकाउंटिंग के बेस पर किया जाता है। तो जिस तरीके से आर्ट में टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निक्स होती है, वैसे ही अकाउंट में भी टेक्निक्स होती है। वो टेक्निक्स क्या क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है, समराइजिंग किया जाता है फाइनेंशियल डाटा को। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंट है वो आर्ट है। अब एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स इज अ साइंस। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। मीन्स साइंस क्या होती है? साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सारी चीज़ें होती है। ओके, हम वहाँ पर साइंस में प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हमें हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो जिस तरीके से साइंस में प्रिंसिपल है, वैसे ही अकाउंट में भी प्रिंसिपल है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो अकाउंट है वो साइंस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो साइंस है, जो अकाउंट है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जो अकाउंट्स है उसका मेन ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना। मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना और उनको मेंटेन करना। तो अकाउंटिंग इज यूज्ड टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ बुक ऑफ अकाउंट। ओके, for this all the transactions are recorded in chronological order in journal and then posted to principal book ledger। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आपके, उन ट्रांजैक्शन को आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हो आप? जर्नल में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको रिकॉर्ड करते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर उसके हेडिंग के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ, उसके जो भी कॉलम है उसके साथ सारी सिस्टमेटिकली आप उसको डिफाइन करते हो, सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ओके, अब यहाँ पर जर्नल बनाया जाता है। रिकॉर्डिंग के लिए हम जर्नल बनाते हैं और जर्नल के बाद हम उन एंट्रीज को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? लेज़र में। ओके, जहाँ पर हम ग्रुप बनाते हैं वो कहा जाता है उसको लेज़र। तो जर्नल के बाद हम लेज़र में वो सारे ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक तरीके से इसे क्या कहा जाता है? हम यहाँ पर अकाउंट को मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अकाउंट में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो एवरी बिजनेसमैन इज नीड टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस पीरियोडिकली, ओके, टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट्स और incurred losses, be prepared a profit and loss account। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन एंड तक उसकी क्या कंडीशन है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है? मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? ये क्यूरियोसिटी उसको बनी रहती है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है, जिसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पर बिजनेसमैन को प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजिशन। Another important objective is to determine the financial position of the business, to check the value of assets and liabilities. Okay, for this purpose we prepare a balance sheet. अब बिजनेसमैन को ये भी डिटरमाइन करना होता है कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, किस हद तक उसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे जो कि उसके बिजनेस के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है या उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना कि डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट आपकी एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है,
और कैपिटल कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती है, जहाँ पर हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम हमारे जितने भी यूज़र्स हैं जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है, जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करें ताकि वो हमारे साथ डील करें और मार्केट में हमारी अच्छी रेपुटेशन बने। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़, जो भी इंटरेस्ट रखती है हमारे बिजनेस में वो सारी पार्टीज़ को, और स्टॉक होल्डर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग। इट हेल्प्स देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि बिजनेस में जो ऑनर है उसको बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, तो वो डिसीजन क्या हैं उनको कम्युनिकेट भी करना रहता है ताकि उनकी बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो उनको तो पता रहे, साथ ही साथ मार्केट में भी उस ग्रोथ के बारे में सबको पता रहे, मार्केट में उनकी अच्छी रेपुटेशन बने। तो इसलिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनको रिकॉर्ड करना। ओके, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट। तो एक और ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंट का वो क्या है, असेट को प्रोटेक्ट करना। Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains records of assets owned by the business which enables the management to protect them and exercise control. Means assets का नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कितनी असेट्स है, कौन कौन सी असेट है। ओके, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद साथ ही साथ अकाउंटिंग हमें ये इस चीज़ के लिए भी हमें एक तरीके से हेल्प करता है कि हमारी किसी एसेट में किसी एडिशन की ज़रूरत तो नहीं है, या हमारी एसेट अगर कोई जैसे मशीन है, फॉर एग्जांपल मशीन है वो कितना वर्क कर रही है, उसकी कैपेसिटी वर्क करने से धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती है, तो कब हमें हमारी मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, या हमारी किसी एसेट में रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो रिपेयरिंग कब होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिल जाती है अगर हमने सिस्टमेटिकली अकाउंट प्रिपेयर किए हैं तो। फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ओके, द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो ऑनर होता है उस ऑनर को बिजनेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ताकि वो इन फ्यूचर अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब जाए, मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो नई नई पॉलिसीज़ बनाता है, नई नई एक्टिविटी इंक्लूड करता है ताकि उसका बिजनेस ग्रोथ करे। तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए और अपने बिजनेस को इफेक्टिव कंट्रोल देने के लिए और बजट बनाने के लिए कि इस ईयर के ये हमारे टारगेट है, इन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें इतना बजट चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से मिलती है क्योंकि मैनेजमेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, किसको, अकाउंट को। तो अकाउंट एक तरीके से हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, उसको असेस करने के लिए। ओके, लास्ट पॉइंट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is that branch of accounting which is concerned with the process of ascertaining and controlling the cost of products of services. Okay, एक बिजनेस ये होता है कि आप कहीं से गुड्स परचेस करके लेकर आए और आपने गुड्स को सेल कर दिया और प्रॉफिट कमाया। ओके, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जिस गुड्स का बिजनेस करने वाले उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, मीन्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे, जैसे सपोज़ आप मोबाइल का बिज़नेस कर रहे हो, आप मोबाइल को एक तरीके से आप मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, तो मोबाइल आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो गया मोबाइल। ओके, अब आप चाहते हो कि इस मोबाइल को आप परचेस करके सेल कर रहे हो तो इससे आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो आप ये डिसीजन लेते हो कि क्यों ना हम हमारे बिजनेस में इस मोबाइल को ही मैन्युफैक्चर करें। तो अब मोबाइल को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल से लिए आपको स्टील चाहिए
ओके। उसके बाद उसका कीपैड, उसमें जो भी छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं वो सारे के सारे उसके क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे। फिर जब आप उसको असेंबल करोगे तो वो आपका एक मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। अब इस मोबाइल को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आई, मीन्स एक मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपका अमाउंट लगा है, जितना भी पैसा आपने एक्सपेंसेस जितने भी आपके हुए हैं उनका टोटल जो आप लगाओगे तो उस प्रोडक्ट, वो जो टोटल है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कि सपोज ये आपका डस्टर है, ओके। अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो इस डस्टर को परचेस करके सेल करने की बजाय क्यों ना अपने यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करे, तो इसके लिए उसको क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, क्योंकि उसका जो बैक है वो लकड़ी से बना हुआ, वुडन का बना हुआ है, तो वुड चाहिए। फिर उसके पास ऊपर जो स्पंज लगा हुआ है वो स्पंज चाहिए, और भी जो रॉ मटेरियल इसकी रिक्वायरमेंट के लिए हैं वो सारे के सारे रॉ मटेरियल वो पहले परचेस करके लाएंगे। उसके बाद इस डस्टर को वो मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद वो उसको सेल करेंगे। तो मैन्युफैक्चर करने तक की जो भी अमाउंट आपने उस पर डस्टर पर लगाया तो वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके जब आप उसको सेल करोगे तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो कॉस्ट और सेलिंग, इसके बीच में, कॉस्ट और सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो उस कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए जिस अकाउंटिंग की नीड होती है वो अकाउंटिंग कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड्स की कॉस्ट प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आपको जो अकाउंटिंग करनी होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। सेकेंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपकी कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, इट इन्वॉल्व्स द स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, मीन्स अभी हमने जो स्टेप्स देखी है कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म में मेजर किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, लास्ट में उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्ट होता है, हमको अगर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें जो अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो कौन सी अकाउंटिंग होती है, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। इतने डिसीजन होते हैं क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए ये सारे डिसीजन लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो डिसीजन है ये डिसीजन बिल्कुल सही लिए जाए, गलत ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फाइनल अकाउंट बने हैं या फाइनेंशियल हमारे जितने भी स्टेटमेंट हमने बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन सबको एनालाइज किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है और उसके बेस पर फ्यूचर के लिए हम हमारे लिए एम डिसाइड करते हैं, हमारे नए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नए एम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे अपने बिजनेस को और डेवलप करने के लिए या बिजनेस की और ग्रोथ हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन किसको लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है इनको मैनेजमेंट अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और उसके लिए वो बाद में डिसीजन लेता है। तो ये डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जब कभी भी डिसीजन से रिलेटेड जब भी कोई एक्टिविटी होती है या मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं तो वहाँ पर जो अकाउंटिंग काम आती है, जो अकाउंटिंग यूज़फुल होती है, वो कौन सी अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो वो डिसीजन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट
Management accounting. Okay, management accounting is that branch of accounting which is concerned with gathering and processing information relating of funds, cost, price, profit, etc. to simplify the decision making process of management. तो जो बिजनेस है, बिजनेस में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को अलग अलग स्टेज पर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। वो डिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? वो डिसीजन डिपेंड करते हैं कि बिज़नेस की ग्रोथ क्या है, मीन्स बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बिज़नेस में अगर हम कुछ और एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको फ़ंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फंड हमारे पास या बिज़नेस के पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर कॉस्ट, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट का कैलकुलेशन ठीक से हुआ है या नहीं है, या पर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, उसके बारे में डिसीजन लेने रहते हैं कि हमें रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोडक्शन करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए प्रोडक्ट की, या फिर डायरेक्ट हम परचेस करके आएँ और फिर हम उसको सेल कर दें। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए बेटर रहेगी, इस तरीके के बहुत सारे डिसीजन होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट, इस ईयर हमने जो एज्यूम किया था कि इस ईयर हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, क्या हमने उतना प्रॉफिट अचीव किया है, और अगर नहीं किया है तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हो गई जिनकी वजह से हम उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए। और अगर फ्यूचर में हम हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहे, मार्केट में हमारे रेपुटेशन बढ़े, उसके लिए हम और एक्टिविटी अगर इंक्लूड करते हैं तो उससे हमको बेनिफिट में क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। इस तरीके के बहुत सारे जो डिसीजन रहते हैं वो सारे डिसीजन मैनेजमेंट को लेने होते हैं, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन किसके बेस पे लिए जाते हैं? अकाउंटिंग के बेस पे लिए जाते हैं, और अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स है वो ये डिसीजन लेने में एक तरीके से मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। तो जब कभी भी डिसीजन लेने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या डिसीजन लेने से रिलेटेड अगर कोई अकाउंटिंग होती है तो वो कौन सी अकाउंटिंग होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके से मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड फ्यूचर के उसके सारे के सारे डिसीजन अच्छी तरीके से ले सके और बिज़नेस को और आगे तक ले जा सके। ओके, तो ये जो आपके ब्रांचेस थे, ये ब्रांचेस आपकी सारी कंप्लीट हो गई है। 3 ब्रांचेस थी, फर्स्ट आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और थर्ड आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं पर स्टॉप होता है। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके आगे के जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।